देखिए, आज शुरू करेंगे हम 357 ए से शुरू करना है अपना। 357 ए जो है आपका पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित सेक्शन है, और सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित जो धारा है कितनी है। 357 ए जो है आपकी पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें 6 क्लॉज है। पहला क्लॉज देखिए क्या कहते हैं। पहला क्लॉज कहता है कि राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य सरकार मतलब हर राज्य सरकार की बात कह रहा है कि हर राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के समन्वय से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति पहुंची है तथा जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है को प्रतिकर प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए निधि के लिए योजना तैयार करेगी। तो ये कौन से व्यक्ति हैं? ये वो व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, जिनको उस अपराध से क्या हुआ है, कोई क्षति हुई है, कोई हानि हुई है। तो इसमें ये कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिल करके, किसके साथ मिल करके? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के साथ मिलकर क्या बनाए? एक योजना बनाए, मिलकर निधि बनाए, एक निधि बनाए। निधि कौन बनाएगा? राज्य सरकार। किसके साथ मिलके? केंद्र सरकार के साथ मिलकर के क्या बनाएगी? एक निधि। क्योंकि पैसे जो उनको देना है, कंपनसेशन जो इनको देना है, उसका भुगतान कहां से किया जाएगा? उसका भुगतान उस निधि से किया जाएगा जो केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन बनाई जाती है या केंद्र सरकार के सहयोग से बनाई जाती है। उस निधि के साथ क्या किया जाएगा? जो पीड़ित हैं, जिनको कोई क्षति हुई है, उनका क्या किया जाएगा? उनको राशि का संदाय किया जाएगा। ठीक है, तो निधि कौन बनाता है? निधि राज्य सरकार बनाती है। किसके सहयोग से बनाती है? केंद्र सरकार के सहयोग से बनाती है। केंद्र सरकार भी उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करता है, तो राज्य सरकार एक निधि बनाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? उन पीड़ितों को, जिसको भी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, कोई अपराध उनके विरुद्ध किया गया है, तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। अब दूसरा क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है दूसरा क्लॉज कि भाई कौन तय करेगा इनका कंपनसेशन? जब मिलेगा तो कोई को तय भी करना पड़ेगा, तो कौन अधिकारी होगा, कौन कर्मचारी होगा जो इनका कंपनसेशन जो है तय करेगा? ये कहता है जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तो यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट योजना के अधीन अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा विनिश्चित करेंगे। तो ये कह रहा है कब? जब न्यायालय द्वारा क्या की जाती है? प्रतिकर के लिए सिफारिश। तो सिफारिश कौन करता है? न्यायालय। न्यायालय न्यायालय कहता है कि भाई इनको प्रतिकर दिलाया जाए, तो न्यायालय क्या करता है? सिफारिश करता है। तो सिफारिश कौन करता है? न्यायालय करता है। किसके द्वारा, किससे करता है वो सिफारिश? वो करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये इंपॉर्टेंट है आपका, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। और दूसरा है राज्य विधिक सेवा, राज्य जैसी भी स्थिति हो, विधिक सेवा प्राधिकरण, इनको किया जाता है। तो प्रतिकर की मात्रा कौन निश्चित करता है? ये लोग करते हैं। प्रतिकर की मात्रा मतलब कितना प्रतिकर दिलाया जाएगा, कंपनसेशन कितना होगा, उसकी राशि कौन तय करता है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और आपका राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, है ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपने आवेदन किया है तो वो तय करेगा, या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया गया है या न्यायालय ने सिफारिश की है तो कौन तय करता है? ये क्वेश्चन यही बनता है आपका कि किसके द्वारा तय की जाती है। उसमें आता है आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उपरोक्त दोनों या दोनों में से एक नाम हो सकता है, या हो सकता है न्यायालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो कौन तय करता है? ये लोग तय करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करते हैं? प्रतिकर की जो मात्रा है ये लोग तय करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है परीक्षा में। और आपका डीएलओ में तो पूरा के पूरा ये चैप्टर जो है आपका सिलेबस में ही है, ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए तीसरा क्लॉज क्या कहता है। तीसरा कहता है विचारण की समाप्ति पर यदि विचारण न्यायालय का समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित किया जाने वाला प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले का अंत दोष मुक्ति या उन्मोचन में होता है तथा पीड़ित का पुनर्वास किया जाना होता है, यह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। ये कह रहा है विचारण की समाप्ति के बाद यदि विचारण न्यायालय का समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन
अधिनिर्णित किया जाने वाला प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये बात बता रहा है कि भाई इनको प्रतिकर कब दिलाया जा सकता है। तो ये कह रहा है अगर विचारण न्यायालय प्रतिकर देता है ना, विचारण न्यायालय को लगता है कि जो कंपनसेशन उसके द्वारा दिया जा रहा है ये अलग है, वो अलग है, जो कंपनसेशन न्यायालय द्वारा मिलता है वो अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है ना, ये उससे भिन्न है। ठीक है, तो ये कह रहा है जब विचारण न्यायालय जो कंपनसेशन तय करता है पीड़ित के लिए और न्यायालय को लगता है कि भैया इसके पुनर्वास के लिए जो है प्रतिकर की मात्रा पर्याप्त नहीं है। पुनर्वास के लिए क्या लगता है न्यायालय को, पुनर्वास मतलब उसके पुनः बसाने के लिए, है ना, उसके लिए पुनर्वास के लिए प्रतिकर की मात्रा, काय की मात्रा, प्रतिकर की मात्रा पर्याप्त नहीं है, तो वो यहाँ भी आवेदन कर सकता है। वो कह सकता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है कि इनको अतिरिक्त प्रतिकर दिलाया जाए। तो कब कर सकता है न्यायालय, जब न्यायालय को लगता है कि वो 357 धारा जो है उसके तहत जो प्रतिकर दिया जा रहा है उससे काम नहीं चलने वाला है और जो कंपनसेशन है वो काफी कम है, तो वो कह सकता है इन लोगों से कि भाई इनको और भी कंपनसेशन दिलाया जाए। तो यहाँ वो आवेदन कर सकता है, सिफारिश कर सकता है न्यायालय इनसे। और फिर उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो जैसा उपयुक्त समझे वैसा प्रतिकर निर्धारित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो प्रतिकर जो इस धारा के अधीन जो प्रतिकर दिलाया जा रहा है वो क्या अतिरिक्त है, वो अतिरिक्त है, ये क्या है, अतिरिक्त है। जो सजा के साथ जो प्रतिकर मिलता है ये उसके अतिरिक्त है। आपने देखा होगा कुछ सजाएं लिखी रहती है उसमें प्रतिकर लिखा रहता है अलग से, तो ये जो प्रतिकर है ये उसके अतिरिक्त है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये इस धारा के तहत जो प्रतिकर दिया जा रहा है, जो सजा में जुर्माना वगैरह लिखा रहता है ना, ये उसके अतिरिक्त होता है। क्या होता है, उसके अतिरिक्त, यानी ये अलग से दिलाया जाता है। वो तो मिलता ही है, साथ में ये भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए चौथा कहता है जहां अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है, विचारण नहीं होता है, तो पीड़ित या उसके आश्रित राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर का अधिनिर्णित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां अपराधी का ही नहीं पता पड़ा कि किसने अपराध किया, कुछ ऐसे अज्ञात मामले होते हैं ना, जहां ये नहीं पता कि अपराध तो हुआ है लेकिन ये नहीं पता, ये कंफर्म है कि अपराध हुआ है लेकिन ये तय नहीं है कि किसने किया है, गुमनाम है व्यक्ति, या कह लीजिए अभी पकड़ा नहीं गया या पता ही नहीं है कि कौन अपराध कर गया है। तो अगर इस तरीके का मामला है जिसमें अपराधी का तो पता नहीं है लेकिन पीड़ित के बारे में जानकारी कि हाँ किसके साथ अपराध हुआ, ये पता है कि किसके साथ अपराध हुआ है, किसके साथ घटना घटित हुई है, तो पीड़ित का पता है। यहाँ क्या पता है, पीड़ित का पता है और अपराधी का पता नहीं है या अज्ञात है। अपराधी क्या है, अज्ञात है, अपराधी अज्ञात है। ये पता है कि साहब घटना घटित हुई है, अपराधी जो है अज्ञात है, लेकिन पीड़िता का पता है, या कह लीजिए पीड़ित जो है, जो भी पीड़ित कोई भी हो सकता है, तो पीड़ित है उसके बारे में पता है यहाँ पे। तो ये कह रहा है इनकी अगर ऐसी स्थिति है तो उस बारे में कौन आवेदन कर सकता है, पीड़ित या उसके आश्रित। पीड़ित और आश्रित कौन कर सकता है, पीड़ित तो कर ही सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है, पीड़ित को अगर कंपनसेशन चाहिए तो वो तो आवेदन कर ही सकता है। इसके अलावा उसकी तरफ से जो पीड़ित की तरफ से उसके आश्रित जो भी उस पर आश्रित हैं वो लोग भी कहाँ आवेदन करते हैं, राज्य जैसी भी स्थिति हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य, इसमें लिखा है राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ये दोनों ऊपर लिखा है, इनके यहाँ क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कौन आवेदन कर सकता है ऐसी स्थिति में, पीड़ित कर सकता है स्वयं या उसका कोई आश्रित हो जो उस पर डिपेंड करता हो। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों लोग कर सकते हैं आवेदन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो। तो पीड़ित और उसके आश्रित कौन से मामले में, जहां अपराधी का तो पता नहीं है लेकिन पीड़ित के बारे में पता है, ऐसे मामले में। ठीक है, अब देखिए पांचवा, ये भी याद रखेंगे कि ऐसे मामले में कौन आवेदन करता है, जब अपराधी का नहीं पता है, पीड़ित के बारे में पता है, ये पता है घटना घटित हुई है, तो ऐसे में आवेदन कौन करेगा, ऐसे में आवेदन पीड़ित करेगा या उसका आश्रित करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। जहां लगता है न्यायालय को कि भैया कम है जुर्माना, तो वहां न्यायालय कर सकता है आवेदन। ठीक है, दोनों बातें हैं। अगर न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, विचारण में कोई मामला चल रहा है, न्यायालय को लगता है कि जो कंपनसेशन की जो रकम है
या उसको लगता है जुर्माने की जो रकम है वो कम है, तो वो इस धारा के अधीन क्या कर सकता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है। तो न्यायालय भी कर सकता है। कौन सी कंडीशन में? न्यायालय विचारणा के मामले में करता है, जब न्यायालय को लगता है कि वही कंपनसेशन कम है। ये अज्ञात व्यक्ति के बारे में है, तो वहां पीड़ित और उसके आश्रित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पांचवा क्लॉज, पांचवा कहता है ऐसी सिफारिशों के प्राप्त होने पर उपधारा 4 के अधीन आवेदन पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच के पश्चात 2 माह के अंदर जांच पूरी कर पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया जब राज्य प्राधिकरण हो या जिला प्राधिकरण हो, विधिक सेवा प्राधिकरण हो, इनको जब आवेदन किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि आवेदन किया और ये दे देंगे हाल की हाल, ये जांच करेंगे। तो ये कह रहा है जांच की जाएगी इनके द्वारा। क्या की जाएगी? जांच। इस बात की जांच की जाएगी कि वाकई में अपराध घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, वाकई में पीड़िता है या नहीं है, या पीड़ित है या नहीं है, इस बात की ये लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो यही अवधि पूछी जाती है कि ये जांच कितने दिन के भीतर पूरी करेंगे? ये 2 माह के भीतर क्या करेंगे? जांच पूरी करेंगे। तो ये अवधि याद रखना है कि जो प्राधिकरण है, जिला प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण, ये कितने माह के भीतर जांच पूरी कर लेते हैं? ये 2 माह के भीतर इनको जांच हर हालत में पूरी करनी पड़ेगी। 2 माह के भीतर जब जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये क्या करेंगे? जैसा भी उपयुक्त समझे वैसा प्रतिकर ये क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। तो ये 2 माह की जो अवधि है, ये आपको याद रखना है। ये परीक्षा में पूछी जाती है कि ये जो लोग जांच करेंगे, उस जांच में कितना समय लेंगे? ये 2 माह का समय लेंगे और 2 माह के भीतर इनको जांच पूरी करनी पड़ेगी। लास्ट है इसका, देखिए लास्ट कहता है यथा स्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सकीय लाभ के लिए आदेश कर सकता है, जो कि थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, और कोई अंतरिम मंतूस जो समुचित प्राधिकरण उसे समझता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कभी कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है कि भाई प्रतिकर तो मिलेगा बाद में, लेकिन जो पीड़ित है या पीड़िता है उसकी हालत इतनी है कि उसे मेडिकल की सुविधा यानी डॉक्टर की सुविधा चाहिए। तो ऐसे में ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की स्थिति होती है, तो ये कह रहा है कि इसके बारे में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या कर सकते हैं? उपबंध कर सकते हैं। और ये ऐसा उपबंध करके आदेश पारित करेंगे, और आदेश किसको भेजेंगे? या तो मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, जिसमें लिखा है ना किसको, या तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को भेजा जाएगा अनिम्न किस श्रेणी से? जो थाने के भारसाधक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट। तो 2 लोगों को भेज सकते हैं ये, थाने का भारसाधक अधिकारी, साधक अधिकारी, थाने का भारसाधक अधिकारी को भेजेंगे, या फिर जो संबंधित क्षेत्र का मजिस्ट्रेट है उसको भेजेंगे। अब ये मजिस्ट्रेट और ये थाने का भारसाधक अधिकारी क्या करेंगे? ये एक तरीके से सर्टिफिकेट बना के देंगे कि पीड़िता है, इसका इलाज कराया जाए। तो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे निजी हॉस्पिटल हो, जब इनका प्रमाण पत्र उनके साथ जाएगा, इनका सर्टिफिकेट उनके साथ जाएगा, तो वो हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे? उस पीड़िता को निःशुल्क सुविधा देंगे या निःशुल्क उसका इलाज करेंगे, उससे कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि भाई अगर उनको लगता है प्राधिकरण को कोई अनुतोष थोड़ा बहुत देना चाहिए, तो वो अनुतोष भी दे सकता है। अगर उसको लगता है तुरंत अनुतोष देना चाहिए, बाद में निर्धारित होगा वो तो ठीक है, उनको लगता है कि नहीं तुरंत थोड़ा बहुत अनुतोष देना चाहिए, तो वो अनुतोष भी दे सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुतोष भी दे सकता है। हाल फिलहाल में उसको लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाए, 10% 20% अभी दे दी जाए, बाकी बाद में देते रहेंगे, तो वो थोड़ा बहुत अनुतोष भी निर्धारित कर सकता है और दे सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला आपका सेक्शन इतना ही, 6 क्लॉज थे। इसके बाद अपन देखेंगे 357 का बी। अब देखिए 357 का बी, 357 का बी कहता है प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए 376 डी के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होगा। जो मैंने कहा ना, ये जुर्माने के अतिरिक्त, ये सेक्शन ही अलग कहता है कि जो जुर्माना लगाया जाता है उसके ये क्या होगा? अतिरिक्त होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आईपीसी की धारा है, ये कह रहा है आईपीसी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 326 सेक्शन जो है 326 का जो है ए, और आपका कह रहा है 376 का डी, जो प्रतिकर दिलाया जाता है
376 का डी। ठीक है, एसिड अटैक वाले जो मामले हैं और बलात्कार वाले, गैंग रेप वाले जो मामले, उनमें जो प्रतिकर दिलाया जाता है उनके बारे में कह रहा है कि जो प्रतिकर दिलाया जाता है जुर्माने के अतिरिक्त होंगे। तो ये काय के अतिरिक्त होंगे? जुर्माने के, जुर्माने के अतिरिक्त। मतलब जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, ये धाराओं के तहत जुर्माना होता है, कंपनसेशन भी होता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा इस अधिनियम के तहत, इस चैप्टर के तहत जो है प्रतिकर अलग से दिलाया जाएगा। तो ये प्रतिकर क्या है? अलग से दिलाया जाएगा, इसके तहत भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां मिल गया तो वहां मुजरा होगा, वो वाली बात इसमें लागू नहीं होती इस धारा में। वहां अलग मिलेगा और यहाँ अलग मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। ठीक है, ये कहता है धारा 357 ए के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेह प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए, 376 ए बी, 376 डी, 376 डी ए और धारा 376 डी बी के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा। तो केवल एक ही चीज लिखी है, कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिए कि जो एसिड अटैक वाला मामला होता है और जो बलात्कार वाले मामले हैं उनमें जो प्रतिकर दिलाया जाता है वो प्रतिकर आपको मिलेगा। उसके अतिरिक्त ये जो इस धारा के तहत जो प्रतिकर मिलेगा ये क्या होगा? अतिरिक्त होगा। बस इतना से याद रखना, अतिरिक्त होगा। तो ये प्रतिकर आपको मिल रहा है, कैसा मिलेगा? ये अतिरिक्त मिलेगा। ये प्रतिकर जो मिलेगा कैसा मिलेगा? अतिरिक्त मिलेगा, उस धारा के अलावा ये प्रतिकर अतिरिक्त मिलेगा। अब देखिए 357 सी, 357 सी ये कहता है पीड़ितों का उपचार। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन पूछा जाता है, उपचार। ये क्या है? पीड़ितों का उपचार, पीड़ितों का उपचार। ये उपचार की व्यवस्था करता है, क्योंकि पीड़ित अगर है तो उसका उपचार भी किया जाएगा, तो उसके बारे में व्यवस्था करता है। ये पूछा जाता है सेक्शन, उपचार से संबंधित कहाँ है? 357 का सी। ये कहता है सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, मैंने कहा था ना इसमें जो है आपको चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल, उन दोनों की बात कह रहा है। सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल चाहे वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए, 376 के पूरे क्लॉज हैं इसमें, या धारा 376 ई के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। तो ये इनकी जिम्मेदारी है, ये हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार के द्वारा स्थापित हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हो, चाहे राज्य सरकार के द्वारा स्थापित हो, चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा स्थापित हो, चाहे किसी निकाय जैसे नगर पालिका नगर निगम के अस्पताल हो, है ना, किसी के भी द्वारा हो, या कोई संस्था के अस्पताल हो, किसी के भी अस्पताल हो सकते हैं। तो वो तो खैर कोई मैटर ही नहीं, किसी के भी कोई भी अस्पताल हो सकता है, सीधी सीधी बात, कोई भी अस्पताल हो सकता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले कहें कि हम नहीं करेंगे। तो ये जो अपराध की श्रेणियां बताई गई हैं, अगर इनसे संबंधित जुड़ा हुआ कोई अपराध है तो उनको क्या करना पड़ेगा? मुफ्त कह लीजिए, मुफ्त में क्या करना पड़ेगा या फ्री में क्या करना पड़ेगा? निःशुल्क, निःशुल्क या फ्री में क्या करना पड़ेगा? उनका इलाज करना पड़ेगा, निःशुल्क इलाज करना पड़ेगा इनको, इनकी जिम्मेदारी। नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार, इनके लाइसेंस वाइसेंस जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, कार्रवाई करेगी। तो ये लोग क्या करेंगे? इनको निःशुल्क इलाज करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इनकी जिम्मेदारी, अगर इस तरीके की कोई घटना घटी है और अगर उसकी एफआईआर नहीं हुई है तो ये तुरंत उसको पुलिस को सूचना भी देंगे। क्या करेंगे जी? पुलिस को सूचना। मोस्टली तो पुलिस की सूचना से ही आते हैं मामले में, कभी कभी हो सकता है कि कोई मामले ऐसा आ जाए जहां पुलिस को सूचना ही नहीं है, डायरेक्ट आ गया, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? इलाज करेंगे, उसके बाद पुलिस को सूचना देंगे। ऐसा ये मना नहीं कर सकते कि साहब हम पहले पुलिस को सूचना देंगे तब इलाज शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। इलाज पहले शुरू करिए, पुलिस को बाद में सूचना देते रहिए। तो इलाज शुरू कर दीजिए और पुलिस को साथ में सूचना दे दीजिए, तो ये पुलिस को सूचना देंगी। ठीक है ना? तो इनकी जिम्मेदारी है कि निःशुल्क इलाज करेंगे और साथ ही साथ पुलिस को भी उसकी जो भी मामला है उसकी सूचना या जानकारी देंगे। ठीक है, अब 357 सी हो गया। इसके बाद 358 सेक्शन है, सेक्शन जो आपका है 358। 358 है आपका, ये कहता है कि निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों से प्रतिकर। ये कहता है कि जब आपने किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, या कोई उसका कारण ही नहीं था गिरफ्तार कराने का, और आपने उसकी झूठी शिकायत कर दी, आपने देखा ना, झूठी शिकायत करके किसी को गिरफ्तार करा देना, उसके मामले में ये कह रहा है कि निराधार गिरफ्तार कराए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार कराए गए व्यक्तियों को प्रतिकर।
निराधार गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिकर, या व्यक्तियों को कह लीजिए, व्यक्तियों को प्रतिकर। ये मुआवजे की बात कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की आपने झूठी शिकायत कर दी है और उसको गिरफ्तार करा, जबकि उसका कोई क्या है, कोई उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, झूठी शिकायत करके अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को प्रतिकर जिसको आपने गिरफ्तार कराया था उसके बारे में कहता है। ये देखिए पहला क्या कहता है इसका क्लॉज। पहला क्लॉज कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से गिरफ्तार कराता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है, यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था, तो वह मजिस्ट्रेट अधिनिर्णय दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए 1000 रुपए से अनधिक इतना प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट समझे गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रकम इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को निराधार गिरफ्तार कराता है या बगैर वजह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कराता है, पुलिस को झूठी शिकायत कर दी, पुलिस वाले उठा के ले गए, तो ये कह रहा है कि ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर इस व्यक्ति को जो है निराधार गिरफ्तार कराया गया है और उसकी कोई गिरफ्तारी के कोई आधार वगैरह नहीं थे, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, तो वो उसको 1000 रुपए तक का, ये याद रखना है आपको, 1000 रुपए तक का प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है, प्रतिकर। और ये प्रतिकर किससे दिलवाया जाएगा? जिसने निराधार गिरफ्तार कराया था उस व्यक्ति से कहेगा कि आप इसको 1000 रुपए प्रति कर दें। किस वजह से प्रति करते हैं? जो आपने इसके समय की बर्बादी की है, जो आपने इसके समय की बर्बादी की है उसके लिए। अब आप कहोगे जब निराधार गिरफ्तार कराया तो माना, वो एक अलग चीज है, मानहानि वो एक अलग चीज है। सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में वो जाना चाहे मानहानि लगाना चाहे, वो एक अलग मैटर हो जाता है। यहाँ तो केवल उसके समय की हानि के लिए 1000 रुपए का प्रतिकर न्यायालय उसको दिलवा सकता है। कौन से दिलवाएगा? जिसने गलत तरीके से उसे गिरफ्तार किया है। अब ये बात की बात है कि भैया जिस इनको लगता है कि साहब हमारी मानहानि हो गई तो ये मानहानि का केस कर दें, ये एक अलग में वो अलग मुद्दा हो जाता है, अलग बात हो जाती है, वो इससे मतलब नहीं है उसका, है ना। तो ये चाहेंगे तो ये कर सकते हैं, वो अलग चीज है, चाहे सिविल में कर लें चाहे क्रिमिनल में कर लें। ये उनकी मानहानि अगर होती है, इनको लगता है हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, तो मानहानि का केस उस व्यक्ति पर कर सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग ये प्रतिकर की बात कह रहा है। तो प्रतिकर किस लिए दिलाया जा रहा है? ताकि उसके जो समय वगैरह की जो हानि हुई उसके लिए न्यायालय इनको प्रतिकर दिला सकता है। और प्रतिकर कौन देगा? किससे कह सकता है न्यायालय? जिसने गलत तरीके से उसको गिरफ्तार किया था उसी व्यक्ति से कह सकता है कि इसको 1000 रुपए की आपके द्वारा प्रतिकर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा, ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से 1000 से अनधिक उतना प्रतिशत अधिनिर्णित कर सकेगा जितना ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे। अब ये कह रहा है मान लो एक से अधिक व्यक्ति थे, एक, ये तो एक व्यक्ति की बात कह रहा है, मान लो 2 व्यक्ति थे, 3 थे, 4 थे, जितने भी थे, तो सबको अलग अलग एक 1000 रुपए का प्रतिकर दिलाने का न्यायालय आदेश कर सकता है कि भैया ये 3 लोग थे तो तीनों को आप 1000 रुपए दो, है ना। ऐसा आदेश न्यायालय कर सकता है। ऐसा नहीं कि 1000 में से आधा आधा कर लो, ऐसा नहीं होगा, अलग अलग इनको, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। 1000 से अनधिक मतलब 1000 अधिकतम है, न्यायालय जितना तय करे। न्यायालय 900 तय कर सकता है, 800 तय कर सकता है, 500 तय कर सकता है, 1000 रुपए तय कर सकता है। 1000 से ऊपर तय नहीं करेगा, तो 1000 रुपए तक न्यायालय तय कर सकता है। अगर मान लो न्यायालय ने 1000 ही रुपए तय किए, क्योंकि 1000 रुपए आजकल ज्यादा बड़ी रकम है नहीं, तो वो तीनों से कह सकता है कि भैया इन तीनों को क्या किया जाए, 1000 रुपए दिलाए जाए। कौन देगा? देगा वही जिसने गलत तरीके से गिरफ्तार कराया है। तीसरा क्लॉज क्या कहता है? तीसरा क्लॉज कहता है इस धारा के अधीन अधिनिर्णित समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो वह जुर्माना है, और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा वह संदेह है 30 दिन से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे सादे कारावास का दंडादेश दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले ना दे दी जाए। अब ये वसूली की बात कह रहा है कि भैया जिस पे प्रतिकर लगाया था वो दूसरा व्यक्ति जिसने गलत तरीके से जो है गिरफ्तार कराया था, उस पर न्यायालय ने प्रतिकर लगाया कि भाई 1000 रुपए दो। तो इस जो 1000 की वसूली है वो कह रहा है कैसे वसूली जाएगी? जैसे जुर्माना वसूला जाता है, जैसे जुर्माना वसूला जाता है, जैसे न्यायालय जुर्माने को वसूलता है वैसे ही उस रकम को भी न्यायालय वसूल लेगा उससे। और मान लो कोई परिस्थिति ऐसी है कि वो जुर्माने की तरह उसे नहीं वसूल सकते, ऐसी कंडीशन हो जाती कि नहीं वसूल सकते, कुछ है ही नहीं उसके पास वसूलने लायक, अब क्या करें? तो ये कह रहा है ऐसी स्थिति में न्यायालय 30 दिन का, ये भी याद रखना, 30 दिन का कैसा कारावास? सादा कारावास। सादा कारावास से क्या कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को दंडित कर सकता है। किसको? जिस पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया था।
वो व्यक्ति को न्यायालय 30 दिन से अनधिक का क्या कर सकता है, सादा, सादा याद रखना, सादा भी देगा, क्योंकि केवल जुर्माने की बात है ना, और ये जुर्माना के जो जुर्माना या प्रतिकर की रकम नहीं चुका रहा है, इसीलिए जो कारावास होगा कैसा हुआ, 7 दिन, और अधिकतम कितना दिन तक हो सकता है, 30 दिन तक, जब तक कि वो जुर्माने की रकम को चुका नहीं देता। तो 30 दिन तक का इसको न्यायालय कारावास की सजा भी दे सकता है। तो ये इसमें ये सारे क्लॉज थे। इसके बाद आता है आपका 339, इसको बताइए। अब देखिए सेक्शन 339, सॉरी 39 नहीं, 59 है, 359, 59, 359 है, 359 है, असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। ये कह रहा है असंज्ञेय मामलों में खर्चा, ठीक है। तो ये असंज्ञेय मामलों में खर्चे से संबंधित है कि असंज्ञेय मामलों में खर्चा कौन देगा, कैसे दिया जाएगा। देखिए मामले, आप जानते हैं मामले दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय होते हैं, एक असंज्ञेय होते हैं। संज्ञेय मामले कौन से होते हैं, जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, है ना, जिसमें पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय मामले कैसे होते हैं, इसके उल्टे होते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता, है ना, तो उल्टे होते हैं। तो कुल मिला के संज्ञेय मामले गंभीर होते हैं और असंज्ञेय मामले थोड़े कम गंभीर किस्म के होते हैं। अब देखिए 359 क्या कहता है, ये कहता है पहला इसका क्लॉज, पहला कहता है जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद न्यायालय में किया जाता है, तब यदि न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है तो वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकता है कि वह परिवादी को अभियोजन के उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णतः या अंशतः दे, और वह अतिरिक्त आदेश दे सकता है। ये क्या कह रहा है भाई, और पूरा पढ़ लें, आदेश दे सकता है कि उसे देने में व्यतिक्रम करने पर अमुक 30 दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा, और ऐसे खर्चों के लिए आदेश का फीस, साक्षियों और प्लीडरों की फीस की बाबत किए गए कोई व्यय भी हो सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे। ठीक है, सेम वही बात है, बस अंतर थोड़ा सा है। ये क्या कह रहा है, किसी असंज्ञेय अपराध का जब कोई परिवाद किसी न्यायालय में किया जाता है, यदि न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है तो वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त, ये कह रहा है कि किसी असंज्ञेय मामले में आपने न्यायालय में क्या किया, परिवाद किया, परिवाद मतलब कंप्लेन की, शिकायत की न्यायालय में, और आपकी शिकायत के आधार पर ये कह रहा है कि जब न्यायालय ने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया है, दोष सिद्ध कर दिया है। क्या किया, दोष सिद्ध, मतलब आपने शिकायत की, उसके आधार पर न्यायालय ने क्या किया, दोष सिद्धि पाई। आपने मतलब जो शिकायत की और न्यायालय ने मांगा कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो दोष सिद्ध है, उसने अपराध किया था, असंज्ञेय किस्म का भले ही हो, तो दोष सिद्ध अपराध किया था उसने। तो ये क्या कह रहा है, खर्चे की बात कह रहा है कि अब जी ए नाम के व्यक्ति ने जो है कंप्लेन की थी बी की, अब बी को न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि बी को आदेश, किसको आदेश देगा, खर्चे देने के बी को आदेश देगा कि भाई साहब आप ए के जो खर्चे हुए हैं, जो आप वकील करा होगा, इसमें फीस लगी होगी, इसकी जो भी कागज डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो खर्चे होते हैं ना, वो सारे खर्चे, तो ये खर्चों की बात कह रहा है, तो खर्चा दिलाने का आदेश दे सकता है न्यायालय कि भैया बी से कह सकता है कि आप जो है ए ने जितना भी खर्चा किया है, जो बाद लाया है, वो आपके खिलाफ जो उसने परिवाद किया है, आपके खिलाफ शिकायत की है, उसमें उसका जितना भी पैसा लगा है, जितना भी उसका खर्च हुआ है, वो आप क्या करेंगे, आप चुकाएंगे। कौन चुकाएगा, बी चुकाएगा। तो न्यायालय ऐसा आदेश पारित कर सकता। तो ये खर्चों की बात कह रहे हैं, जैसे सिविल वाद में होता है ना, सेम वही बात है। सिविल वाद में दो पक्षकार होते हैं, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। जो जीत जाता है, न्यायालय जो हार जाता है उससे क्या कहता है कि जीतने वाले को आप क्या दोगे, खर्चा दोगे, जो उसका खर्चा हुआ है। दिला भी सकता, नहीं भी दिला सकता वहां, लेकिन मोस्टली न्यायालय दिलाता है। कौन को दिलाता है, जो जीत जाता है उसको दिलाया जाता है, और जो हार जाता है वो खर्चे देता है। तो यहाँ भी वही बात कह रहा है कि ये हार गया, यानी दोष सिद्ध हो गया है ये व्यक्ति, ये अब ये दोष सिद्ध हो गया, आपने शिकायत की थी, दोष सिद्ध हो गया, यानी सही पाया गया आपका मामला। तो जो बी को न्यायालय आदेश दे सकता है कि भैया ए का जो है खर्चा हुआ है वो आप देंगे, और अगर नहीं देंगे तो वही सेम बात, 30 दिन का इसको भी सादा कारावास भोगना पड़ेगा। अगर ये खर्चे जमा नहीं करता है तो सजा तो भोगनी पड़ेगी, साथ ही साथ 30 दिन का अतिरिक्त में जो कारावास है वो क्या करना पड़ेगा, इसे भोगना
पड़ेगा, ऐसा आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा सकता, अतिरिक्त आदेश दे सकता। अतिरिक्त का मतलब है सजा के अतिरिक्त होंगे जो 30 दिन। भाई साहब आपको जो सजा हुई है वो तो होगी होगी, इसके अलावा आप जुर्माना नहीं देते हैं तो उसके अतिरिक्त 30 दिन का सादा कारावास भी आपको भोगना पड़ेगा। जुर्माना मतलब खर्चा, जो खर्चा अगर आप नहीं देते हैं तो खर्चे आपको के एवज में आपको 30 दिन एक्स्ट्रा भोगने पड़ेंगे। दूसरा कहता है इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो। ये तो आप जानते ही, जो आदेश निचला न्यायालय कर सकता है वो उससे वरिष्ठ न्यायालय भी कर सकता है, चाहे वो अपीली न्यायालय हो चाहे वो पुनरीक्षण न्यायालय हो, वो न्यायालय भी क्या कर सकता है, ऐसा आदेश पारित कर सकता है। मतलब उच्च न्यायालय, आपका उच्च न्यायालय, अपील न्यायालय और सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय अगर मान लो निचले न्यायालय ने आपको आपका मामला तो सुन लिया, उसने दोषी भी पाया लेकिन आपको खर्चा नहीं दिलाया मान लो किसी वजह से, और आप अपील में गए या पुनरीक्षण में गए या आप सेशन न्यायालय में गए, जैसी भी स्थिति हो, तो ये न्यायालय भी निर्धारित कर सकते हैं, ये न्यायालय भी तय कर सकते हैं कि भाई इनको खर्चा दिलाया जाए। तो खर्चे का प्रोविजन ये न्यायालय भी कर सकते हैं। निचला न्यायालय तो कर ही सकता है, ऊपर के जितने भी न्यायालय हैं अगर इनको लगता है खर्चा नहीं दिलाया गया तो ये लोग भी खर्चा दिला सकते हैं, इनको भी पावर। जो काम निचला न्यायालय कर सकता है वो ऊपर का न्यायालय तो स्वाभाविक सी बात है अपने आप ही कर सकता है, तो ये कह रहा है कि ऊपर के न्यायालय भी दिला सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है 360, परिवीक्षा। सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश, ये परिवीक्षा की बात कहता है। परिवीक्षा क्या होती है, देखिए सदाचरण लिखा है, सदाचरण की परिवीक्षा या भर्त्सना का अर्थ होता है डांट फटकार के, भर्त्सना। के पश्चात छोड़ने का आदेश, ये कह रहा है भाई क्या होता है, पहली बात परिवीक्षा होती क्या है। परिवीक्षा मतलब ये होता है न्यायालय से गुहार लगाना कि आपने अपराध कर लिया है, अब न्यायालय से ये गुहार लगाना कि साहब हमारा जो है पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने अपराध नहीं किया है, मतलब अपराध तो किया है लेकिन पहली बार अपराध किया है, ये जिसने अपराध किया उसकी उम्र कम है, या भैया ये ज्यादा उम्र का है, या कोई स्त्री है कोई महिला है, तो इस तरीके से लाभ लेना कि भाई जो सजा दी है आपने उसमें थोड़ी रहम बरतें, उसमें थोड़ी कमी करें, इसलिए न्यायालय से गुहार लगाना। ये कब करते हैं आप, ये सजा घलने के बाद, जब सजा हो जाती है न्यायालय सुनाता है उस समय आप परिवीक्षा का लाभ ले सकते हो। अगर उस समय भी न्यायालय देना न्यायालय के विवेक पर है, न्यायालय चाहे तो देगा, न्यायालय बाध्य नहीं है आपको कि आपका पहला अपराध है तो आप न्यायालय से कहें कि साहब हमारा पहला अपराध है, या भाई साहब हमारी एज ज्यादा हो गई ये बोले तो इस तरीके से हमें परिवीक्षा का लाभ दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, मतलब माफीनामा एक तरीके से माफ कर दिया जाए क्योंकि हमारा पहला अपराध है। तो ये देने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है, आप मांग सकते हो, आपका हक है, लेकिन न्यायालय भी देने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायालय चाहेगा तो दे देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है ना, कि न्यायालय आपको परिवीक्षा का लाभ देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। अगर न्यायालय को लगता है कि कोई बच्चा है वही पहली बार अपराध किया है, एक बार तो इसको मौका देना चाहिए, क्या हो सकता है कि हम इसको सजा करें तो जी फिर और अपराधियों में आएगा, बिगड़ जाएगा, तो एक मौका देना चाहिए, तो न्यायालय दे सकता है। न्यायालय को लगता है कि कोई बूढ़ा आदमी है भाई ये क्या अपराध करेगा, चलो इसको भी दे देते हैं। न्यायालय को लगता है कोई स्त्री महिला है तो उनको भी दे सकते हैं। तो ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, देना चाहेंगे तो देंगे। ये भी क्वेश्चन आता है, तो जो परिवीक्षा का लाभ देना न्यायालय का विवेक अधिकार है, न्यायालय चाहेगा तो दे सकता है और नहीं चाहे तो मना भी कर सकता है, डिनाई कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, कौन कौन को मिलता है परिवीक्षा का लाभ, ये भी इसमें बता दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। पहली बात कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम का नहीं है, यानी 21 वर्ष से ऊपर का है, 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, कौन कैसा व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम का नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसा व्यक्ति है, 21 वर्ष से कम का नहीं है, ठीक है, यानी 21 वर्ष से ऊपर का आदमी है ये, ठीक है। केवल जुर्माने से या 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। कितना है, 7 वर्ष या उससे कम, तो कितना अपराध किया इसने, ये भी ध्यान रखना है, 7 वर्ष तक
मतलब जुर्म, या तो कोई अपराध ऐसा जिसमें जुर्माना होता है या 7 वर्ष तक का अपराध किया, सीधी सीधी बात है कि 7 वर्ष तक का अपराध किया है, ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें 7 वर्ष तक की सजा हो सकती, कम का भी हो सकता है लेकिन अधिकतम 7 वर्ष ही है, तो 7 वर्ष तक का अपराध हो सकता है, ऐसा कोई इसने क्या किया है, अपराध कारित किया है। 7 वर्ष या उससे कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित किया जाता है, अथवा जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री, अब ये दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन हो गई, ये 21 वर्ष वाले के लिए कितनी, कौन सा अपराध में जो परिवीक्षा का लाभ ले सकता है, जो 7 वर्ष तक के हैं उसके मामले। ठीक है, अब बात आती है कि कोई 21 वर्ष से कम आयु का है, 21 वर्ष से कम, ये 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, या कोई स्त्री, स्त्री के लिए एज नहीं है, कोई भी स्त्री हो सकती, कोई स्त्री या कोई स्त्री है। ठीक है, कहा गया, 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री, ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोष सिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है। अब ये कह रहा है इनके मामले में कौन ये परिवीक्षा का लाभ कब ले सकते हैं, कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या कोई महिला है, केवल एक ही कंडीशन में परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, जब मृत्युदंड या आजीवन कारावास को छोड़कर बाकी सभी अपराधों में ये परिवीक्षा का लाभ न्यायालय से ले सकते हैं, मृत्युदंड और आजीवन कारावास को छोड़कर, आजीवन कारावास को छोड़कर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कोई अगर 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या कोई स्त्री है तो ये परिवीक्षा का लाभ न्यायालय से ले सकते हैं, आवेदन लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, बस एक शर्त है कि इन्होंने मृत्युदंड वाला अपराध कारित ना किया हो, ना ऐसा कोई अपराध कारित किया हो जिसमें आजीवन कारावास की सजा होती। इससे नीचे के जो भी अपराध हो, चाहे वो 14 वर्ष का हो, चाहे वो 10 वर्ष का हो, है ना, ये सब इससे नीचे होते हैं ना, तो उन अपराधों में भी ये परिवीक्षा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन 21 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है उसे तभी लाभ मिलेगा जब अपराध 7 वर्ष तक का है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अगर 21 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तो उससे परिवीक्षा का लाभ केवल तभी मिलेगा जब 7 वर्ष तक का अपराध है। 7 वर्ष से ऊपर अगर अपराध हो जाता है और आयु 21 वर्ष से ऊपर है तो फिर परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और स्त्री और बच्चों के लिए, बच्चे कह लीजिए, बच्चे ही कह लीजिए, 21 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री है तो इनको लाभ कब मिल सकता है, जब मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध ना हो, तो उन मामलों में इनको जो है परिवीक्षा का लाभ मिल सकता है। दंडनीय नहीं, दोष सिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध, इसमें लिखा है कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं, दोष सिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है, तब यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष उसे दोष सिद्ध किया जाता है अपराधी की आयु, सील या पूर्वतन को उन परिस्थितियों में जिसमें अपराध किया गया है ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ा न देना समचीन है, तो न्यायालय उसे तुरंत कोई दंडादेश देने के बजाय निर्देश दे सकता है कि उसे प्रतियों सहित या रहित उसके द्वारा यह बंद पत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाएगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के दौरान जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे बुलाए जाने पर हाजिर होगा, दंडादेश पाएगा और इस बीच परिसंति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा। एक दूसरी शर्त और भी है कि पूर्व दोष सिद्धि नहीं होनी चाहिए, पूर्व दोष सिद्धि मतलब दोबारा ये अपराध नहीं होना चाहिए। परिवीक्षा का लाभ कब मिलेगा, एक बार मिलेगा, सीधी सी बात है। क्या मिलेगा, एक बार, आप दोबारा नहीं ले सकते। पहले आपने कोई अपराध किया था अगर तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, भले ही यही अपराध किया हो या इससे कम का अपराध किया हो, तो आपने दोबारा अपराध है, आपका दोबारा अपराध किया है उसी टाइप का आपने या उससे, तो आपको फिर जो है परिवीक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। तो परिवीक्षा का लाभ एक ही बार मिलेगा, ये भी याद रखना है। कितने बार मिलेगा, केवल एक बार। तो अगर न्यायालय को लगता है कि भाई इनका सील देख के, मतलब भैया आचरण, सील मतलब आचरण देख के, व्यवहार देख के, उनका है, उनकी आयु वगैरह, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को लगता है कि भाई इनको सजा नहीं देना चाहिए, तो न्यायालय इनसे 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से अनधिक, ये याद रखना है, 3 वर्ष से अनधिक क्या भरा सकता है, बॉन्ड भरा सकता है, बंध पत्र, है ना, बॉन्ड भरा सकता है, बंध पत्र, इनसे बंध पत्र भरा सकता है कि भैया आप प्रतिभूति दे दो, मतलब प्रतिभूति के रूप में कोई भी रकम रखा सकता है, बंध भरवा सकता है, चाहे प्रतिभूति सहित भी रख सकता है, प्रतिभूतियों के बिना भी, जैसा न्यायालय उसे समझे। तो 3 वर्ष से अनधिक अवधि का क्या भरा सकता है, इन्हें बॉन्ड भरा सकता है। 1 वर्ष का भरा सकता है, 2 वर्ष का भरा सकता है, 3 अधिकतम है तो 3 वर्ष तक का वो उनसे बॉन्ड
भरा सकता है। क्या बॉन्ड भराएगा कि भैया 3 साल तक आप सदाचारी बने रहेंगे, मतलब उत्पात नहीं करेंगे, इस तरीके का कोई अपराध नहीं करेंगे दोबारा, और जब भी न्यायालय आपको बुलाएगा तब न्यायालय में उपस्थित होंगे। अब आप कहोगे कि भाई परिवीक्षा का लाभ मिल गया, इसका मतलब क्या है कि सजा माफ हो गई? सजा माफ नहीं हुई, 3 वर्ष तक देखेगा न्यायालय कि आप बिल्कुल दोबारा अपराध नहीं करते। 3 साल का जो टाइम है निगरानी का, एक तरीके से ये निगरानी है, न्यायालय की निगरानी रखेगा न्यायालय आप पे, देखेगा आपको कि आप दोबारा अपराध तो नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो फिर न्यायालय आपको मुक्ति कर देगा उस सजा से। अगर उस बीच में जब न्यायालय ने 3 साल का आपसे बॉन्ड भराया है और उस बीच में आप दोबारा अपराध करते हैं, या मान लो आप हरकतों से बाज नहीं आते हैं, आप न्यूसेंस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब लोक शांति भी बनाए रखना है, बिल्कुल बिल्कुल घर में चुप के रहना है, कुल मिला के आप किसी से लड़ते धड़ते हैं, आपकी शिकायत होती है, तो न्यायालय फिर से आपके खिलाफ कार्रवाई जो उसने बंद की थी वो कार्रवाई को क्या कर देगा, शुरू कर देगा वहीं से। ठीक है, तो ये एक तरीके से न्यायालय की निगरानी है। न्यायालय देखेगा कि भाई 3 साल तक आप दोबारा तो इस तरीके का कोई अपराध नहीं करते, तो ये निगरानी है। अगर आप इस बीच में उत्पात करोगे या कोई कुछ भी करोगे, छोटी मोटी घटना भी करते हो, और अगर आपकी शिकायत हो गई तो फिर आप पे न्यायालय दोबारा से जो मामला चल रहा था उसी तरीके से मामला की कार्रवाई को चालू कर देगा। परंतु लिखा है, परंतु जहां कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतः सशक्त नहीं किया गया, दूषित किया जाता है, और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहां वह उस भाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह कार्रवाई निर्देशित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उसकी उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए जमानत लेगा, या और वह मजिस्ट्रेट उस मामले का निपटारा उपधारा 2 द्वारा उल्लंघित रीति से करे। ये मजिस्ट्रेट की बात कह रहा है कि आप जानते हैं कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कोई ज्यादा पावर होते नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई मामला सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा था और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इनको परिवीक्षा का लाभ देना चाहिए, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को तो इतना पावर है नहीं कि वो परिवीक्षा का लाभ दे सके, तो वो कह रहा है वो क्या करेगा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ऐसे में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। जो भी सक्षम अधिकारिता वाला फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है कहाँ भेज देगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट क्लास प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। जो भी सक्षम मजिस्ट्रेट हो, जो मामले को सुनने के लिए सक्षम हो, उस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा और उस व्यक्ति से उसकी जमानत भी ले लेगा। जमानत चाहे तो जमानत भी भरा सकता है, जमानत देके कि भैया आपकी जमानत भर रहे हैं, मुचलका भर दो, और जब जो मजिस्ट्रेट साहब आपसे बुलाएंगे तो इनके सामने आप पेश हो जाना। तो ऐसे बॉन्ड भरा के छोड़ भी सकता है। तो छोड़ना मतलब जमानत का मतलब छोड़ना नहीं होता है। ये तो जमानत अगर उसे लगता है कि जमानत देनी चाहिए, तो जमानत किस लिए जमानत ले रहा है, केवल यहाँ के लिए कि साहब यहाँ पेश हो जाओगे, आप नहीं पेश होगा तो जमानत खारिज हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे पेश करने के लिए कोर्ट भेज सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब फर्स्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है जो सक्षम नहीं होता है और उसको लगता है कि परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए, तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जो है मामले को भेज देगा, या कह लीजिए अभियुक्त को भेज देगा। तीसरा कहता है, इसका क्लॉज यहाँ देख लीजिए, तीसरा कहता है, नहीं तीसरा नहीं दूसरा है अभी इसका, दूसरा कहता है जहां कोई कार्रवाई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपधारा 1 द्वारा उपबंधित रूप से निवेदित की गई है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलत है उसके द्वारा सुना गया होता तो वह दे सकता, और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जांच करा सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है अथवा ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य ले जाने का निर्देश दे सकता है। अब ये सिंपल सी बात हो गई। अब जिस सेकंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास मामला आ गया, अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब जैसा आदेश पारित करते, अगर मान लो इन्हीं के पास डायरेक्ट मामला आता तो जिस तरीके से ये सजा देते उसी तरीके से ये क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। अब इन्हें को लगता है कि नहीं भैया इन्होंने जांच ठीक नहीं की, और भी अतिरिक्त जांच करना चाहिए, या अपना जो अपनी संतुष्टि के लिए इनको लगता है कि भाई अतिरिक्त और जांच कराऊंगा मैं, तो ये अतिरिक्त जांच कराना चाहे तो करा सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट के पास, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास मामला आ जाता है तो ये ऐसे ही मामले को निपटाएगा जैसे मूल रूप से मामला इनको ही इनके पास ही संस्थित किया गया हो, पहली बार ही मामला इनके पास आया हो। जैसे डायरेक्ट इनके पास मामला आता तो जैसे ये निपटाते वैसे ही उस मामले को निपटाएंगे, और अतिरिक्त साक्ष्य वगैरह इनको अगर लेना उपयुक्त लगता है तो वो ले सकते हैं। ये तो कॉमन नियम है। ठीक है, अब देखिए तीसरा यहाँ देखिए तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय दंड संहिता
के अधीन 2 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है, यदि वह न्यायालय जिसके समक्ष वह ऐसी दोष सिद्ध किया जाता है ठीक समझे तो वह अपराधी को आयुशील, पूर्वतन, शारीरिक या मानसिक दशा को, अपराध की तुच्छ प्रकृति को या किन्हीं परिशमनकारी परिस्थितियों को जिसमें अपराध किया गया था ध्यान में रखते हुए उसे कोई दंडादेश देने के बजाय भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकता है। ये कुल मिला के चोरी वाले मामले, छोटे मामले हैं। ये कह रहा है कि कोई ऐसे मामले जो चोरी है, न्यास भंग वाले मामले हैं जिनमें अधिकतम सजा ही 2 वर्ष है। कितनी सजा है? 2 वर्ष। ये कह रहा है कि 2 वर्ष वाले मामले हैं। कुल मिला के आप तो बस इतना याद रखो, ऐसे मामले हैं जहां 2 वर्ष तक की सजा होती है। चोरी चकारी के मामले हैं, छोटे मोटे मामले हैं। तो ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पूर्व दोष सिद्धि नहीं, मतलब पहली बार चोरी में पकड़े गए, उससे पहले कभी नहीं पकड़े गए, पहली बार पकड़े गए, चोरी हो सकता है, न्यास भंग हो सकता है, कुल मिला के ऐसे मामले हैं जहां 2 वर्ष तक की सजा होती है। तो ये कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है, न्यायालय देखता है कि जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया, ऐसी कोई पूर्व दोष सिद्धि वगैरह इसके नहीं है, मतलब पहले कभी नहीं पकड़ा गया, पहली बार पकड़ा गया, तो वही सारी चीजें, उसकी आयु, उसका सील वगैरह, ये सब चीजें देखते हुए, या हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें मजबूरन उसने चोरी की हो, ऐसी कोई परिस्थितियां हो, तो ऐसे में न्यायालय क्या कर सकता है? उसे भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकता है। भर्त्सना का मतलब क्या होता है? डांट डपट के, फटकार लगाएगा, डांट लगाएगा कि क्या काम करते हो, गलत काम करते हो, चोरी करते हो, चलो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं सुधरने का, जाओ। तो बगैर डांट डपट के न्यायालय क्या कर सकता है? उसे छोड़ सकता है। ये लिखा ना भर्त्सना, यहाँ पे वो परिवीक्षा नहीं, केवल डांट डपट के डायरेक्टली छोड़ सकता है। उसको लगता है कि भाई चोरी की है, कोई मजबूरी में की है चोरी, कोई उम्र कम है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद न्यायालय को लगता है तो केवल भर्त्सना के पश्चात न्यायालय छोड़ सकता है। ये याद रखना है। 2 साल तक के अपराध है तो न्यायालय को लगता है पहली बार, लेकिन देखिए एक बात और ध्यान में रखना, दोबारा अपराध में नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ने पहले चोरी की और फिर आता है, फिर कहता है परिवीक्षा का लाभ मिले, तो नहीं मिलेगा, भले ही 2 साल का अपराध क्यों ना हो। तो दोबारा कोई भी अपराध हो तो नहीं मिलेगा, है ना। अगर पहली बार ही अपराध होना चाहिए, पहली बार ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला अपराध है और छोटा अपराध है, तुच्छ अपराध है, छोटी प्रकृति का अपराध है, तो न्यायालय केवल डांट डपट के छोड़ सकता है। वो प्रकृति पर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो उन सारी चीजों का निराकरण करते हुए, देखते हुए न्यायालय केवल डांट डपट के छोड़ सकता है। चौथा देखिए क्या कहता है इसमें। चौथा कहता है इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा, ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो न्यायालय जो डिसीजन जो पहले आया वही सेम बात कह रहा है कि जो आदेश जो भर्त्सना के पश्चात छोड़ने वाला है, मान लो निचले न्यायालय ने नहीं छोड़ा आपको, अब आप अपील में चले गए या पुनरीक्षण में चले गए, तो जो आदेश निचला न्यायालय कर सकता है वो ऊपर का न्यायालय भी कर सकता है। सिंपल सा नियम है कि जो आदेश नीचे का न्यायालय दे सकता है, सीधी सीधी बात है, जो नीचे का एक छोटा कर्मचारी आदेश दे सकता है उसका बॉस नहीं दे सकता, बॉस तो दे सकता है। तो इनका वरिष्ठ न्यायालय इनका क्या बॉस है। तो जब छोटा न्यायालय आदेश दे सकता है, इनको छोड़ सकता, तो क्या बड़ा न्यायालय नहीं छोड़ सकता? तो बड़ा न्यायालय भी छोड़ सकता है, चाहे वो अपीली न्यायालय के रूप में हो, चाहे वो पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में हो, चाहे वो सेशन न्यायालय के रूप में हो, चाहे वो हाईकोर्ट के रूप में हो, ये भी छोड़ सकते हैं। 5वां कहता है जब किसी अपराध के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उस दशा में जब वह न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, अपील किए जाने पर या अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और ऐसे अपराधी को उसके बदले विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस उपधारा के अधीन उस दंड से अधिक दंड न देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषित किया गया था। अब ये क्या कह रहा है? एक मिनट, अपील कर दिए जाने पर अपनी पुनरीक्षण करते हुए आदेश को अपास्त कर सकता, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये 5वां, ये आप जानते हैं जब आपने अपील की या पुनरीक्षण किया तो ये कह रहा है कि भी पुनरीक्षण न्यायालय हो या अपीली न्यायालय हो, जो भी आपने आदेश, निचले न्यायालय का आदेश की बात कह रहा है, जो भी निचले न्यायालय ने आदेश पारित किया उसको क्या कर सकता है? उसको खारिज कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है, उसमें कोई दंडादेश वगैरह उसमें खारिज कर सकता है, अपास्त कर सकता है, जो है ना जैसा चाहना है। उसमें कोई चीज जोड़ना चाहे वो जोड़ भी सकता है, घटा बढ़ा सकता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जितना मूल दंडादेश दिया गया था उससे अधिक दंडादेश नहीं दे सकता। निचले न्यायालय ने जो दंडादेश दिया है उससे अधिक जो है दंडादेश पारित नहीं कर सकता। अपील न्यायालय उससे अधिक दंडादेश नहीं दे सकता, उसमें घटा बढ़ा तो सकता है। इसमें लिखा आदेश अपास्त कर सकता है, ऐसे अपराधी को उसके बदले विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय
उस उपधारा के अधीन उस दंड से अधिक दंड न देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषित किया गया था। क्या मतलब दिया जा सकता था का? दिया जा सकता का मतलब ये है कि मान लीजिए इस अपराध में 2 वर्ष की अधिकतम सजा है, अधिकतम सजा की बात कर रहा हूं मैं, अपराध में अधिकतम सजा किसी अपराध में 2 साल की। अब निचले न्यायालय ने इनको 1 साल की सजा सुना दी, ठीक है ना, 1 साल की सजा न्यायालय ने सुना दी, नीचे के न्यायालय ने कहा कि आप 1 साल के लिए आपको दोषित किया जाता। अब ये अपील में गए, अपील न्यायालय को लगा कि नहीं भाई साहब इनकी सजा तो 1 साल से जो है कम है, बढ़ाना चाहिए, तो वो 2 साल तक की सजा दे सकता है, 2 वर्ष। अब आप कहोगे बढ़ा दी, लेकिन ये मूल जो अधिकतम सजा उससे अधिक नहीं दे सकता। जो सजा में प्रोविजन है कि अधिकतम सजा 2 वर्ष होगी, किसी अपराध में लिखा रहता ना कि अधिकतम अवधि 2 वर्ष है, तो उस अधिकतम अवधि से अधिक नहीं दे सकता। जो अधिकतम अवधि है उससे अधिक नहीं दे सकता, घटा सकता है 1 साल की 6 महीने कर सकता है, 6 माह कर दिया, या मान लो इसमें जुर्माना नहीं लगाया था, 1 साल प्लस जुर्माना कर दिया, ठीक है, ये भी कर सकता है। लेकिन जो मूल अपराध की जो सजा होती है, जैसे मूल अपराध में अधिकतम सजा 2 वर्ष है, तो उससे अधिक 3 वर्ष नहीं कर सकता, 2 साल 1 वर्ष 1 माह भी नहीं कर सकता, 1 दिन भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो मूल अपराध की जो सजा है उसको नहीं बढ़ा सकता, उससे अधिक सजा नहीं दे सकता। अगर ऐसा होने लगता कि उच्च सजा देने लगते तो लोग अपील में ही नहीं जाते। तो जो मूल अपराध की जो सजा होती है, जितनी मजिस्ट्रेट दे सकता था उससे बढ़ा नहीं सकता, उससे घटा सकता है, कम कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जो मजिस्ट्रेट ने सजा दी है उससे भी घटा बढ़ा सकता है, लेकिन जो मूल अपराध के लिए जो अवधि है उसको नहीं बढ़ा सकता है, ठीक। अब देखिए ये क्या कहता है छठवा, इसको मिटा ली लें। देखिए छठवा क्या कहता है, छठवा कहते हैं धारा 121, 124, 373 के उपबंध, इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में पेश किए गए प्रतियों के बारे में जहां तक हो सके लागू। ये तो सिंपल सी बात कह रहा है कि जो धारा 121, 124 राजद्रोह वाले अपराध हैं, लोक सेवक वाले अपराध हैं, 124 यहाँ पे जो गारंटी वगैरह भराई जाती, गारंटर वगैरह भरा जाते 373 वाले, तो इन अपराधों में जो गारंटी ली जाती है वो प्रोविजन इन पे भी लागू होंगे। जो गारंटी भराई जाती है प्रतिभूति गारंटी की बात कह रहा है कि इन सेक्शनों पर भी ये जो नियम है, इस धारा के जो नियम है इन पे भी लागू होंगे। अगर यहाँ लगता है कि गारंटी वगैरह भराई जानी चाहिए तो यहाँ भी भरा सकते हैं, तो ये अलग से प्रोविजन नहीं किया, सीधा लिख दिया कि इन पर भी लागू होंगे। अब सातवां देखिए, सातवां क्या कहता है, सातवां कहता है किसी अपराधी की उपधारा 1 के अधीन छोड़े जाने का निर्देश देने के पूर्व न्यायालय अपना समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का या उसके प्रतिभू का यदि कोई हो, कोई नियत वास स्थान या नियमित उपजीविका उस स्थान में है जिस जिसके संबंध में वह न्यायालय कार्य करता है, या जिसने अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जो शर्तों के पालन के लिए उल्लिखित की गई है। ये तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई गारंटर होता है, न्यायालय किसी गारंटर से कहता है या किसी की प्रतिभू लेता है न्यायालय, तो जो गारंटर होता है सबसे पहले न्यायालय उसकी जांच कर लेता है कि वाकई में जो गारंटर है इस पे जो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, यहाँ उसका घर है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है, तो वो सारी चीज के बारे में कह रहा है। जब भी न्यायालय आपसे गारंटी लेता है तो जो भी गारंटर होता है सबसे पहले न्यायालय उसकी जांच करेगा। किस बात के बारे में जांच करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट वो लगा रहा है, घर का, जमीन का, जायदाद का, एफडी वेफडी, वो वास्तविकता में है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं फर्जी लगा रहा है। तो सारी चीजों के बारे में न्यायालय क्या कर लेगा, जांच कर लेगा। पहले सीधी बात है, जो गारंटर है उसके बारे में न्यायालय जांच कर लेगा, जांच कर लेगा। अगर वो उपयुक्त पाता है तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय कह देगा कि भैया दूसरा ले आओ, ये तो काम का ही नहीं है, दूसरा गारंटर ले आओ। तो वही बात कह रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस गारंटर की जांच करेगा। आठवां कहता है यदि उस न्यायालय का जिसने अपराधी को दोषित किया है या उस न्यायालय का जो अपराधी के संबंध में उसके मूल अपराध के बारे में कार्रवाई कर सकता था समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल रहा है, तो उसके पकड़े जाने के लिए वारंट जारी कर सकेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि जो आपने गारंटी दी थी या मुचलके की शर्तों का पालन कोई व्यक्ति नहीं करता, मुचलका मतलब वही बंद पत्र, अगर कोई व्यक्ति बंद पत्र की जो शर्तों का पालन नहीं करता तो स्वाभाविक सी बात है न्यायालय क्या करेगा, वारंट जारी कर देगा कि ले आओ पकड़ के इसको। क्योंकि जब न्यायालय मुचलका भरवाता है, आपसे बंद पत्र भरवाता है, तो उसमें शर्तें भी लगाता है, और उन शर्तों का अगर आप पालन नहीं करते, न्यायालय को लगता है कि आपने शर्त भंग की है, तो न्यायालय क्या करेगा, आपके खिलाफ वारंट जारी कर देगा कि भाई साहब इनको पकड़ के ले आया जाए। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आजाद हो गए,
कुछ शर्तें होती हैं, उसके अधीन आपको छोड़ा जाता है, तो उन शर्तों का भी आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप पालन नहीं करते तो न्यायालय आपके खिलाफ वारंट जारी कर देगा। अब आप कहोगे पता कैसे पड़ेगा? पता तो पड़ ही जाता है, दूसरी पार्टी है वो बता देती है न्यायालय में जाके, पुलिस में कोई एफआईआर हो जाती है तो वहां से पता पड़ जाता है। अन्य कोई व्यक्ति जो जलता है वो बता जाता है, तो बताने के लिए तो कई साधन है, तो न्यायालय को पता पड़ ही जाता है। जब पता पड़ जाता है, न्यायालय क्या करता है, आपको वारंट जारी करके तलब कर सकता है, बुला सकता है। जब कोई अपराधी किसी ऐसे वारंट पर पकड़ा जाता है, तब वह वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल लाया जाएगा और वह न्यायालय या तो तब तक के लिए उसे अभिरक्षा में रखे जाने के लिए प्रति प्रेषित कर सकता है जब तक मामले में सुनवाई न हो, या इस शर्त पर कि वह दंडादेश के लिए हाजिर होगा पर्याप्त प्रतिभूति लेकर जमानत मंजूर कर सकता है, और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात दंडादेश दे सकता है। ये क्या कह रहा है? ये भी सिंपल सी बात कह रहा है कि अब जब व्यक्ति को जो है न्यायालय के समक्ष आ गया है, उसको पकड़ के, पहले तो पुलिस का काम है वो तत्काल पकड़ के, क्या जब मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया है तो तत्काल पकड़ के क्या ले जाएंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को ले जाएंगे। और मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट सीधी सी बात है, या तो आदेश देगा कि भाई साहब जब तक मामले की कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती जेल में रहो भाई, गिरफ्तारी में रखा जाता है, अभिरक्षा 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 में रखने का आदेश देगा। अभिरक्षा मतलब जेल, जैसी भी अभिरक्षा, अभिरक्षाएं भी दो प्रकार की होती है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अभिरक्षाएं भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो जैसे न्यायालय आवश्यक दे कि उनको कि भैया जब तक इनका विचारण नहीं हो जाता भाई साहब आप जेल में रहो, अभिरक्षा में रहो। या फिर न्यायालय कह सकता है कि भाई साहब प्रतिभूति भर दो, बॉन्ड भर दो, दोबारा से बंद पत्र भरवा सकता है, और बंद पत्र भरवाकर इनको जमानत भी दे सकता है। तो जैसा न्यायालय उपयुक्त समझे, जैसी मामले की परिस्थिति हो वैसा आदेश पारित कर सकता है, बुला सकता है, कह सकता है कि भाई साहब आप जेल में ही रहिए, आपसे नहीं हो पाएगा, या कहता है चलो दोबारा से भरो बॉन्ड, और जमानत उनको दे सकता है। जमानत का मतलब आप बरी नहीं हो गए, जमानत का मतलब है जब तक मामला चलेगा तब तक आप घर पे बैठो, आ जाओ, जब बुलाएंगे तब आ जाया करें। तो न्यायालय चाहे तो जमानत पर भी दे सकता है। अब कहता है 10वां इसका, 10वां कहता है इस धारा की कोई बात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम या बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी। ये भी याद रखना है कि इस धारा की जो बात है, ये आपके जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अलग से परिवीक्षा ही अधिनियम है। देखिए नॉर्मली परिवीक्षा पे तो परिवीक्षा अधिनियम ही लागू होता है जब परिवीक्षा का लाभ लेना होता है। अब आप कहोगे कि यहाँ भी परिवीक्षा है, वो अधिनियम भी परिवीक्षा है। तो देखिए किसी अधिनियम में जब परिवीक्षा शब्द नहीं आया होता है या अलग से कोई सेक्शन नहीं होता है तो फिर परिवीक्षा अधिनियम लागू होता है। आप परिवीक्षा का लाभ ले सकते हैं किस अधिनियम के तहत? अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत आप परिवीक्षा का आवेदन लगा सकते हैं। चूंकि अगर किसी एक्ट में स्पेशली दे रखा हो, जैसे यहाँ दे रखा है, तो फिर उस अधिनियम की दो बातें चलती हैं। अगर किसी अधिनियम में दे रखा है तो वो उस अधिनियम की बात चलती है, और अगर नहीं दे रखा है तो फिर परिवीक्षा जो अधिनियम है उसकी बात चलती है। तो ये कह रहा है कि इस धारा की जो भी बात है, परिवीक्षा जो अधिनियम है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसके बाद जो किशोरों का जो अधिनियम है, किशोर अधिनियम जो है, उस पर भी जो है ये अधिनियम की कोई धारा प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि किशोर कौन है? बालक है, बालकों से संबंधित उसका तो अलग ही जो है एक्ट बना रखा है, इसीलिए उस पर ये धाराएं जो है प्रभाव नहीं डालेगी। एक तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, दूसरा किशोर अधिनियम जो है उस पर भी कोई प्रभाव ये धारा जो है नहीं डालेगी। अगर उसका राइट बनता है तो वो परिवीक्षा अधिनियम के तहत भी मांग सकता है, ठीक है। तो उस पर कोई प्रभाव ये जो है धारा नहीं डालती। अब देखिए सेक्शन 361, एक दो सेक्शन और देख लीजिए क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये देखिए ये क्या कहता है, कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। ये कह रहा है कुछ मामले होते हैं जहां विशेष कारण लिखने पड़ते हैं, विशेष कारण न्यायालय को क्या लिखने पड़ते हैं? स्पेशल कॉज, स्पेशल कारण लिखने पड़ते हैं। उसके बारे में देखिए कौन से मामले हैं जहां न्यायालय को विशेष कारण लिखने पड़ते हैं। इसमें लिखा है जहां किसी मामले में न्यायालय ए किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंधों के अधीन कर सकता था। मतलब कर सकता था मतलब परिवीक्षा का लाभ दे सकता था, लेकिन दिया नहीं उसने। या तो परिवीक्षा अधिनियम या धारा 360, 360 में भी परिवीक्षा है, सीआरपीसी की धारा 360 सीआरपीसी की, और परिवीक्षा, एक मिनट
क्या है, परिवीक्षा, तो परिवीक्षा अधिनियम, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो धारा 360 और परिवीक्षा, ठीक है, इन अधिनियमों के तहत न्यायालय क्या कर सकता था, लाभ दे सकता था, लेकिन लाभ दिया नहीं, दे सकता था, दे सकता था, लेकिन दिया नहीं उसने लाभ आपको, दे तो सकता था, नहीं लिया उसने, क्योंकि न्यायालय का विवेक अधिकार है। दूसरा, किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्रवाई बालक अधिनियम 1960 के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था। दूसरा कह रहा है कि किशोर, कोई किशोर है तो किशोर एक्ट के तहत उसका विचारण कर सकता था, लेकिन नहीं किया उसने, है ना, किशोर जो अधिनियम है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, लेकिन नहीं की उसने, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, वहां वह ऐसा ना करने के विशेष कारण अभिलेखित करेगा। इन दोनों परिस्थितियों में न्यायालय कारण लिखेगा, ये कह रहा है, कारण लिखेगा, मतलब विशेष कारण लिखेगा कि भाई वो क्यों आपको परिवीक्षा का लाभ देना ठीक नहीं समझता, आपने परिवीक्षा का लाभ मांगा और न्यायालय इसमें कारण लिखबद्ध करेगा विशेष वजह से कि वो क्यों आपको कारण, क्यों वो समझता है कि आपको परिवीक्षा का लाभ देना नहीं चाहिए या उचित नहीं है। या मान लो कोई किशोर बालक था, उसका किशोर, जब बालक किशोर है 18 साल से कम का है आप जानते हैं, तो या 18 साल तक का है तो उसका किशोर के तहत से विचारण होना चाहिए, लेकिन न्यायालय ने नहीं किया उसका किशोर के जैसे, उसने डायरेक्ट ट्रायल किया उसका, तो यहाँ भी न्यायालय को लिखना पड़ेगा कि क्यों वो उसका किशोर की तरह विचारण करना उपयुक्त नहीं समझता है। तो यहाँ पे न्यायालय को विशेष कारण लिखने पड़ेंगे, जो वजह है जिस वजह से वो आपको लाभ नहीं देना चाहता है, उन वजहों को यहाँ स्पेशल लिखना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन में उसको लिखना पड़ेगा, एक तो परिवीक्षा का लाभ नहीं देता तो कारण लिखने पड़ेंगे, दूसरा किशोर की तरह अगर विचारण नहीं करता तो भी यह न्यायालय को कारण लिखबद्ध करने पड़ेंगे। ठीक, तो ये मैंडेटरी है, मतलब न्यायालय को कारण लिखना आवश्यक है, ऐसा नहीं कि क्या केवल न्यायालय ने मना कर दी इससे काम नहीं चलेगा, कारण लिखना पड़ेंगे। तो कारण लिखना क्या है, मैंडेटरी है, आवश्यक है। 362 देखिए, दो ही बातें हैं इसमें, न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन ना करना, ये कह रहा है परिवर्तन ना करना, ना करना, इसका मतलब क्या है, निर्णय में परिवर्तन ना करना। एक बार अगर निर्णय हो जाता है तो न्यायालय उसमें परिवर्तन नहीं कर पाता, हस्ताक्षर अगर कर देता है तो केवल लिख के की भूल सही हो सकती। तो ये देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटारे के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए तब लिपिकीय गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्वलोकन नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये एक बात ध्यान में रखिए, अगर जजमेंट पर न्यायालय हस्ताक्षर कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायालय फिर उसमें संशोधन नहीं कर सकता। न्यायालय हस्ताक्षर से पहले चाहे जितनी बार संशोधन कर ले, लेकिन एक बार न्यायालय ने अगर जजमेंट लिख दिया और उस पर अपने साइन लगा दिए, मतलब साइन कर दिए और सील भी लग गई, तो उसके बाद न्यायालय जजमेंट में फिर कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो जजमेंट लिखा है वही। हाँ, लिपिकीय भूल मतलब कोई शब्द गलत हो गया, कोई संख्या गलत हो गई है, तो वो ठीक की जा सकती है, केवल उतना उतना संशोधन हो सकता है, उसके जजमेंट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो आप कहोगे फिर क्या होगा, फिर तो अपील में सुधरेगा, अपील होगा, पुनरीक्षण होगा, वहां जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो मजिस्ट्रेट नहीं सुधार सकता उसको, फिर तो अपील होगी और पुनरीक्षण होगा, वहीं सुधारा जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है कि न्यायालय अगर हस्ताक्षर कर देता है अपने जजमेंट पर तो उसमें वो संशोधन नहीं कर सकता। अगर एक बार न्यायालय ने हस्ताक्षर कर दिए अपने जजमेंट पर तो वो उसमें संशोधन नहीं कर सकता। क्या संशोधन हो सकता है, केवल लिपिकीय भूल हो सकती है, कोई त्रुटि हो गई, कोई शब्द गलत हो गया, कोई संख्या गलत होगी, तो वो सुधारा जा सकता है, लेकिन जजमेंट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब जजमेंट में परिवर्तन नहीं होगा तो कई लोग कहते हैं भाई परिवर्तन नहीं हो तो क्या होगा, तो फिर अपील होगी, अपील होगी, पुनरीक्षण होगा, उसमें अपील न्यायालय निपटाएगा, अपील न्यायालय पलट सकता है, बदल सकता है, लेकिन ये न्यायालय नहीं बदल सकता, एक बार हस्ताक्षर करने के बाद नहीं बदल सकता। इसीलिए न्यायालय जो जज बन जाते हैं जो लोग, वो लास्ट में बड़े इत्मीनान से पढ़ने के बाद हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मजिस्ट्रेट के। अगर गलत हस्ताक्षर कर दिए और बाद में दिक्कत आती तो हाईकोर्ट टर्मिनेट तक कर देता है इस बात में। तो मजिस्ट्रेट बड़े सावधानी के साथ लास्ट में हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चेंज हस्ताक्षर से पहले ही हो सकता है, उसके बाद नहीं। अगर कोई गलती हो गई है और इन्हें हस्ताक्षर कर दिए तो फिर ये चेंज नहीं कर पाते उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। कितनी गलती ठीक हो सकती, केवल लिपिकीय भूल, है ना, लिपिकीय भूल या गणितीय कोई भूल हो जाती है
तो वो सुधारा जा सकता है। अब लास्ट सेक्शन देख लीजिए, लास्ट ही है, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद लास्ट है, इसके बाद भी नहीं है। सेक्शन देखिए 363। 363 कहता है अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति दिया जाना। ये तो साधारण सा नियम है, इसको केवल पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति अभियुक्त वगैरह होता तो ये उसका राइट है कि उसे निर्णय की कॉपी वगैरह कैसे दी जाए, निःशुल्क दी जाए। आपका कोई मामला चल रहा है तो आपको क्या नो कॉपी निःशुल्क नहीं दी जाएगी, तो उसी से संबंधित है। पहला देखिए ये क्या कहता है, पहला कहता है जब अभियुक्त को कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब निर्णय के सुनाए जाने के पश्चात निर्णय की एक प्रति उसे निःशुल्क तुरंत दी जाएगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, तो निर्णय के तुरंत बाद, कब, निर्णय के तुरंत बाद उसको एक कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो अपना राइट का इस्तेमाल कर सके, अपील कर सके, पुनरीक्षण कर सके, जो भी उसका राइट है वो उसका इस्तेमाल कर सके। वो कब कर पाएगा, जब निर्णय की कॉपी मिलेगी तभी तो कर पाएगा, इसीलिए निर्णय की एक कॉपी उसको तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा कहता है अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह चाहे तब यदि संभव है तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अवलंब उसे दिया जाएगा। और जहां निर्णय की अभियुक्त द्वारा अपील हो सकती है वहां प्रत्येक दशा में ऐसी प्रति निःशुल्क दी जाएगी। परंतु जहां मृत्यु या दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी, चाहे वो उसके लिए आवेदन करे या ना करे। ये कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है, आवेदन करके भी आप ले सकते हो, तो जब आप आवेदन करते हो तब भी आप उस क्या कर सकते हो, निर्णय की प्रतिलिपि ले सकते हो। और वो भी अगर आप चाहते हो कि अगर किसी और भाषा में लिया जाता है तो आप उसका ट्रांसलेशन अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें मृत्यु दंड की सजा हुई है तो उसमें तुरंत ही दी जाएगी। उसमें नियम है कि अगर मृत्यु दंड का दंडादेश हुआ है या उसकी पुष्टि होती है तो ऐसी पुष्टि वाले मामले में जो जजमेंट की कॉपी है आपको तुरंत दी जाएगी, चाहे आप उसका इस्तेमाल करें अपील का, चाहे उस मामले में अपील होती हो या ना होती हो, या होती भी हो और आपको इस्तेमाल करना है ना करना ये आपकी वजह है। तो वहां न्यायालय तुरंत आपको क्या कह देगा, जजमेंट की एक कॉपी उपलब्ध कराएगा। आगे देखिए क्या कहता है चौथा, जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है और ऐसे निर्णय से साधिकार अपील होती है तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकता है। ये न्यायालय का कर्तव्य है। अगर मृत्यु दंड की सजा किसी को सुनाई है और मान लो उसमें अपील का प्रोविजन है तो न्यायालय यहाँ दंडादेश के साथ साथ अभियुक्त को ये भी बताएगा कि इतने समय के भीतर आप फलाने न्यायालय में जाके हमारा जो जजमेंट है उसके खिलाफ अपील कर सकते। तो यहाँ न्यायालय की जिम्मेदारी भी तय की गई है कि अगर किसी को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है और उस मामले में अगर अपील होती है तो न्यायालय उसको जजमेंट की कॉपी तो देगा ही देगा, साथ में ये भी बताएगा कि इस न्यायालय में, फलाने न्यायालय में आप जाके इतने दिन के भीतर इसकी अपील कर सकते हैं, यानी हमारे निर्णय के विरुद्ध चाहे तो अपील कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी भी न्यायालय देगा। ये कौन से मामले, मृत्यु दंड के मामले। पांचवा कहता है उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी दांडिक न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को इस निमित्त आवेदन करने पर और विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी अभिसाक्ष्य की या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी। परंतु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझता है तो वो ऐसे निःशुल्क भी दे सकता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अन्य मामलों में, कुछ मामले तो ऊपर बता दिए कि जहां निःशुल्क दी जाएगी, लेकिन कोई अन्य मामले हैं तो वहां पे आपको सशुल्क दी जाएगी। कुछ अन्य मामले हैं, दो को छोड़ के अन्य मामले हैं तो वहां पे फिर आपसे शुल्क लेके दी जाएगी। मतलब आप पैसे जमा करो, उसके जो भी लगते हैं, कॉपी के मोस्टली पैसे लगते हैं, तो जो पैसे लगते हैं वो आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको न्यायालय क्या करेगा, उसकी कॉपी उपलब्ध करा देगा। हाँ, किसी मैटर में न्यायालय को लगता है कि शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए तो न्यायालय शुल्क से मुक्ति भी दे सकता है। तो हर मामलों में निःशुल्क नहीं देती, कुछ मामलों में निःशुल्क होती, बाकी फिर कुछ जो मामले होते हैं उसमें आपसे शुल्क वगैरह जो भी शुल्क होता है, फोटो का आपने देखा होगा, सुना होगा, वकील कहते हैं ना कि भाई इसकी वो कॉपी निकालनी पड़ेगी, बोले पैसे लगेंगे उसके, तो वो पैसे देना पड़ते हैं, न्यायालय में जमा कराना पड़ते हैं, क्योंकि हर मामले में जो है निःशुल्क नहीं मिलता है। जो ऊपर एक दो मैटर बताए हैं उनमें आपको निःशुल्क मिलेगी, बाकी किसी मामले में जो भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको शुल्क जमा करने पड़ेगा। उसके बाद फिर न्यायालय के जजमेंट की कॉपी आपको दी जाएगी। और हाँ, न्यायालय छूट देना चाहे तो न्यायालय छूट दे सकता है। आगे कहता है उच्च न्यायालय नियमों द्वारा उपबंध बना सकता है कि किसी दांडिक न्यायालय के किसी निर्णय आदेश की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को जो निर्णय आदेश द्वारा प्रभावित ना हो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस दिए जाने पर और ऐसी शर्तों के अधीन दे दी जाए जो उच्च न्यायालय ऐसे नियमों द्वारा उपबंधित। अब ये अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि हाईकोर्ट नियम बना सकता है, उच्च न्यायालय
कि मान लो एक हुआ, अब हमको निकालना है, हमका कोई हमारा कोई मतलब नहीं, कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमें इसको निकालना है। हम चाहते हैं कि जो एक को सजा हुई कैसे हुई, न्यायालय ने क्या जजमेंट दिया, तो इसके बारे में हमको इस तरीके के नियम हाईकोर्ट बना सकता है कि आप जाके निकाल सकते हो। नॉर्मली निकालते भी हैं लोग, तो आप जाके निकाल सकते हो। जो भी शुल्क है वो तो देना ही पड़ेगा, तो कितना प्रभार वगैरह देना है वो शुल्क वगैरह जमा करके आप कॉपी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि हम ही निकाला, हमें केस नंबर वगैरह पता हो तो कोई भी व्यक्ति जाके ले सकता है। आपको फीस जमा करना है और उस जजमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी, तो ऐसी कॉपी आपको उपलब्ध कराई जा सकती है। अब देखिए 364 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा, ये तो ये भी पढ़ने वाला ही है। ये कहता है मूल निर्णय कार्रवाई के अभिलेख में फाइल किया जाएगा, और जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलेख किया गया है जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है और अभियुक्त अपेक्षा करता है, तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई कभी कभी आपको पहले भी पढ़ा है कि अगर मान लीजिए किसी भिन्न भाषा में साक्ष्य ले लिया गया था और न्यायालय की वो मान लो, न्यायालय की भाषा का मतलब है न्यायालय की मान लो हिंदी भाषा है, न्यायालय अपना हिंदी में काम करता है, और मान लो वो भाषा जो है जो अनुवाद था वो तमिल में, इंग्लिश में, अन्य कोई भाषा में, तो ये कह रहा है उसका अनुवाद लगाया जा सकता है। अनुवाद कब लगाया जा सकता है, जब वो पक्षकार चाहता है, जिसका मामला है वो पक्षकार चाहता है कि भैया हमें समझ में नहीं आ रही, आप इसका क्या है, जो आपने साक्ष्य लिए थे, इस गवाह के जो साक्ष्य लिए थे उसने तमिल में दिए थे, हमें हिंदी में चाहिए, तो उसका अनुवाद उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, अभिलेख में लगा दिया जाएगा। ये कब लगाया जाएगा, जब दूसरा पक्षकार चाहता है। अब दूसरा पक्षकार ऑब्जेक्शन नहीं करता, उसे कोई दिक्कत नहीं, चाहे इंग्लिश में लगाओ चाहे तमिल में लगाओ, उसे आती होगी ना, तो उसे नहीं मतलब कि तमिल में लगाया, तो कोई तो फिर वहां जरूरी नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है कि साहब हमें समझ में ही नहीं आ रहा इसमें क्या है, ऑब्जेक्शन करता है, तो फिर न्यायालय उसका जो है ट्रांसलेशन जो है उसके साथ में लगा देगा। दो 365 लास्ट सेक्शन कहता है सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको भेजना, 365, बस इस सेक्शन याद रखना, सेक्शन किसको भेजेगा, डीएम को भेजेगा। डीएम मतलब कलेक्टर को भेजेगा, किस कौन भेजेगा, सेशन न्यायालय। किसको प्रति भेजेगा, कलेक्टरों को भेजेगा, भाई कि भाई कलेक्टर क्या है, जिले का मालिक होता है, उसको भी तो पता पड़े। ये प्रोविजन इसलिए किया गया है ताकि कलेक्टर को तो पता पड़े कि उसके जिले में कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग अपराधी थे, कौन कौन ने अपराध किए, तो सारी जानकारी डेटा होना चाहिए ना। जो डेटा कहाँ भेजता है, राज्य को भेजता है, राज्य सरकार के पास भेजता है डेटा, इसीलिए डेटा इसको भेजता है, कौन भेजेगा, सेशन न्यायालय। तो ये कह रहा है ऐसे मामलों में जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, यह स्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की यदि कोई हो एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है। सिंपल सी बात कह रहा है कि जब जो जजमेंट है सेशन न्यायालय द्वारा किया गया हो या सीजीएम के द्वारा किया गया हो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया हो, तो एक प्रति जजमेंट की मतलब जो भी जजमेंट जो भी फैसला इन्होंने लिया होगा उसकी एक प्रति ये किसको भेजेंगे, ये डीएम के पास भेजेंगे। डीएम का ये प्रोविजन इसलिए किया गया कि डीएम जो है पूरी रिपोर्ट बना करके सरकार को भेजता है। डाटा तो सरकार को चाहिए ना कि सरकार ने कितनी सजा दी, कितना कम, कितने लोगों को सजा हुई, अभी तक कितने लोगों के मामले अटके हैं, तो ये एक तरीके से डाटा कलेक्शन है। तो यहाँ से जो है डीएम के पास जाएगा और डीएम वगैरह जो मुख्यमंत्री वगैरह ऊपर मामले को भेज देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि जो डीएम के पास भेजेगा, है ना, लोग उल्टा कर देते किसी डीएम के पास नहीं, तो जो डीएम के पास क्या है मामलों को भेजेगा। अब जो अगला अध्याय जो है आपका मृत्यु दंडादेश की पुष्टि, ये अपन कल देखेंगे, है ना, अध्याय 28, ये भी इंपॉर्टेंट है, अध्याय 28 है। उसके बाद अपीलें हैं, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल देखेंगे। चलिए सुबह देखेंगे, सुबह, हाँ आपका क्या नाम, सपना जी, आपने सुबह 7 बजे वाला बैच जो है 7 बजे वाला